नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, मैथ में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और इस नंबर सिस्टम में हमारा आज नया टॉपिक है जिसका नाम है लेसै और मैसै पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लेसै को हम शॉर्ट में इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं और मैसै को शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं। अगर बात करें इनकी फुल फॉर्म की तो लेसै को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। वहीं लेसै को इंग्लिश में जो एलसीएम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसी प्रकार जो हमारा मैस है, हिंदी की फुल फॉर्म उसकी महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हम इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो मैस है और जो लेस है इनका मतलब क्या है और इनको यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखो, यहाँ पर मैंने डाला सीरियल नंबर। ये क्यों डाल रहा हूं अभी आप समझ जाओगे। यहां पर मैंने डाला एलसीएम। इस एलसीएम का मतलब लैसा होता है और यहां पर मैं डालता हूं एचसीएफ। इस एचसीएफ का मतलब होता है मैस है। इस एलसीएम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लैस है। और इस एचसीएफ को हिंदी में क्या कहेंगे शॉर्ट में? मैस है। फुल फॉर्म लैस है की लघुत्तम समापवर्तीय और मैस है की महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनका अगर अंतर करके पढ़ने का प्रयास करें तो देखो, कई लेयर पर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो जो सीरियल नंबर है, सबसे पहले तो हमारा इसका अर्थ क्या होगा। तो अगर मैं इसका अर्थ समझना चाहूँ दोनों का, तो यहाँ पर मैंने लिखा अर्थ। क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने से पहले हमारी एक सामान्य समझ तो होनी चाहिए। तो देखो, जो हमारा एलसीएम है इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा। सबसे छोटा। वहीं अगर बात करें एचसीएफ की, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, अर्थात हिंदी में इसको ये कह सकते हैं सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये था दोस्तों इसका अर्थ। इस अर्थ के बाद अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। भाई लैसे मैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं, नाम सुना है हमने, लेकिन आज तक सर ये नहीं समझ पाए लैसे का कहाँ यूज होगा, मैसे का कहाँ यूज होगा। तो देखो, इस जो लैसे का यूज होगा वो वस्तुओं को या चीजों को बराबर करने या जोड़ने के लिए होता है। किसी भी चीज को या वस्तु को बराबर करने के लिए, बराबर या जोड़ने के लिए हम लैसा का यूज करते हैं। वहीं अगर हमें चीजों को आपस में बांटना होगा तो बांटने के लिए वहां पर हम यूज करेंगे मैसे का। जब हम अभी इनका एक एक एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, मैसे का यूज हम करते हैं बांटने के लिए। ठीक है। अब देखो, ऐसे बात हमें समझ में नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हो आप? ये तो हमने बचपन से सुना है, छोटी से छोटी संख्या होगी तो मैसे निकालेंगे, सॉरी लैसे निकालेंगे, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो मैसे निकालेंगे। आप तो हमें उदाहरण देके समझाओ कि क्या कहना क्या चाह रहे हो। तो ठीक है, आपके सामने मैं एक उदाहरण लेता हूं। और उदाहरण यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 और 6 का लैसे बताओ कितना होगा। 4 व 6 का लैस है। इसको निकालेंगे कैसे मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने शॉर्ट में यहां पर लिख दिया कि 4 और 6 का लैसा होता है 12। कैसे निकालेंगे अभी हम सब बाद में इसकी सारी चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझिए आप। मैं इधर एग्जाम्पल की बात करूं एचसीएफ की, यही मैं सेम एग्जाम्पल लिखता हूं कि 4 और 6 का जो में से होगा वो होगा 2। यहां पर 4 और 6 का जो लैस है वो 12 है और यहां पर 4 और 6 का जो मैस है वो 2 है। इसका क्या मतलब हुआ? बस अगर आज की क्लास में शुरुआत में अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो, इसका इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं बीच में इनके, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे, इधर की बात उधर ना कर दें आप। देखो, मैंने ये लिखा उदाहरण में इस लैस है के कि भाई 4 और 6 का जो लैस है वो 12 है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 से और इस 6 से ये 12 विभाजित होगा। ठीक है जी? और विभाजित होने वाला ये जो 12 है, ये सबसे छोटी संख्या है। 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो सके। इसीलिए हम बोलते हैं जो लैस है वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। अर्थात हमने कहा 4 और 6 का हमने निकाला लैस है और 4 और 6 का लैस है हमारे पास आया 12। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 6 से विभाजित होने वाली ये सबसे छोटी संख्या है 12। इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। इससे बड़ी हो सकती है, जैसे कि 24 है, जैसे 36 है, 48 है, अब तुम 12 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। जितनी संख्याएँ 12 के पहाड़े में आएँगी, वो सभी संख्याएँ 4 और 6 से दोनों से विभाजित होंगी। लेकिन 12 सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होगी। तो क्या समझे? हम ये समझे सर कि जिन-जिन संख्याओं का हमारे पास लैस है जो भी आता है, वो संख्या जो होती है वो सबसे छोटी होती है, जो उन संख्याओं से विभाजित होती है। बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई? हमने कहा लैसे जिन संख्याओं का आया, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण लिया 4 और 6 का लैसे हमारे पास आया 12। तो 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 12। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। इसलिए हमने लैसे को शुरुआत में ही सबसे छोटा कह दिया। इस सबसे छोटे का मतलब यही है। ठीक है जी? चलिए अब इसी तरह आगे समझते हैं। अब देखो आगे का क्या मतलब हुआ? जैसे 4 और 6 का हमने में से निकाला 2 आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 आया हमारे पास, ये सबसे बड़ी संख्या है। किस मकसद में सबसे बड़ी है? किस किस एंगल से हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी है? वो इस एंगल से बात कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है 2, जो 4 और 6 दोनों को विभाजित करेगी। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को आपस में विभाजित कर सके। अर्थात जो 4 को भी विभाजित करे और जो 6 को भी विभाजित करे, वह सबसे बड़ी संख्या है 2। इसलिए हमने कहा जो एचसीएफ होता है हमारा वो सबसे बड़ा होता है और जो हमारा एलसीएम होता है वो सबसे छोटा होता है। फ्रेंड्स बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई? मैंने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही फुर्सत के साथ आपको ये बात समझाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लैसे-मैसे पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लें और आपसे जो बेसिक बातें अगर कोई पूछे तो आप वही ना बता पाओ। तो सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन संख्याओं का हम लैसे निकालते हैं, वो संख्या हमारी सबसे छोटी होती है और वह संख्या जिन संख्याओं का लैसा निकालते हैं, उनसे पूर्णतः विभाजित होती है। वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर हम एचसीएफ की बात करें, तो जो जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हमने 4 और 6 का एचसीएफ निकाला 2, तो ये 2 सबसे बड़ी संख्या है जो 4 और 6 को विभाजित करेगा। इस 2 से बड़ी संख्या और कोई सी नहीं हो सकती, जो इन दोनों को विभाजित करे। तो फ्रेंड्स ये था इनका लैसे और मैसे का अंतर। अब बात करते हैं उपयोग की। इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो उपयोग लिख लेते हैं। हम ये समझेंगे कि लैसे का उपयोग कहाँ होगा, उसके बाद समझेंगे मैसे का उपयोग कहाँ होगा। तो देखो जो हमारा लैसे है उसका उपयोग हम समय, दूरी, दोहराव वाली समस्याओं में करते हैं। जैसे कि हमें कुछ समय की गणना करनी हो या दूरी का कुछ हिसाब-किताब लगाना हो या किसी चीज़ का बार-बार कुछ दोहराव हो रहा हो। हम जब एग्ज़ाम्पल लेंगे आप सारी बातें समझ जाओगे। आदि समस्या में आदि समस्या के समाधान के लिए। ठीक है जी? इसका उपयोग क्या है? समय, दूरी, दोहरावादी समस्या के समाधान के लिए हम लैसे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम आगे कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे तो आप सारी बात अच्छे से समझ पाओगे। वहीं अगर इसके उपयोग की बात करें मैसे की, तो इसका उपयोग है किन्हीं संख्याओं को आपस में बाँटने के लिए या भाग करने के लिए या सरलीकरण करने के लिए। यहाँ पर हम सिंपल सी बात करें, जैसे बाँटने का मतलब हमने ऊपर भी लिखा था, ये मैंने लिख दिया भागने के लिए नहीं बाँटने के लिए। तो मैसे का उपयोग हम करेंगे बाँटने के लिए और जो हमारा लैस है उसका उपयोग हम करेंगे समय, दूरी, दोहराव आदि की गणना करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका होगा
मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका है कि 1 सेकंड पहले मैं इसको लिख देता हूँ, भाग देने के लिए या बाँटने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमने बहुत ही आसानी से हमारे एलसीएम और एचसीएफ का अंतर समझा और जब हम प्रश्नों को अब आगे करेंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ आप हमारे प्रश्नों को समझ पाएँगे, क्योंकि इनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी था, ये हमारे लिए बेसिक बातें थी। तो ये मैंने पढ़ा लैसे और एचसीएफ का अंतर क्या होता है। अब और कुछ सामान्य सी बातें जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं, जिनको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्मरणीय बातें। अब देखो स्मरणीय बातें क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला हमारे पास भिन्नों का लैस है। अगर हमें कोई भिन्न दे दी जाए, जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, और उस भिन्न में आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ इनका हम अगर लैसे निकालें तो क्या आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। उसका फॉर्मूला सिंपल सा होगा, अगर हमें भिन्न का लैसा निकालना होगा तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, क्या होगा, हमें निकालना है लैसा, तो हम क्या करेंगे, अंशों का तो लैस है लिख देंगे ऊपर, अंशों का लैस है। ये लैस है मैस है कैसे निकालेंगे, हम सारी बातें करेंगे। बस मैं आपको एक हिंट देता चल रहा हूँ कि हमें इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन सी हमारी बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो जैसे हम भिन्नों का लैसा अगर निकालेंगे, भिन्न किसे कहते हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, पी बटे क्यू के रूप में अगर कोई संख्या हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो, तो उसको हम भिन्न कह देंगे। तो जब दो या दो से अधिक संख्याएं हमें दी जाएंगी भिन्न के रूप में और हमसे कहा जाएगा कि भाई इनका लैसे बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम अंशों का लैसे निकाल लेंगे और हरों का निकाल देंगे मैसे, तो वो हमारा हो जाएगा जो हमें भिन्न दी गई होगी उसका मैस है। अर्थात हमें भिन्न का अगर लैसे निकालना होगा तो अंशों का लैसे निकालो बटे हरों का मैसे निकालो, और बस वो हमारा हो गया आंसर भिन्नों के लैसे का। उसी प्रकार अगर हमसे भिन्न का मैसे पूछता है तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब देखो हमसे पूछा क्या है, मैसे पूछा है, तो मैसे पूछा है तो हमें अंशों का मैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर लैसे पूछा था तो हमें यहाँ पर अंशों का लैसे निकालना है। यहाँ पर मैसे पूछ रहा है तो यहाँ पर हम अंशों का मैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अंशों का मैस है बटे हरों का लेस है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक ये दो फॉर्मूले पढ़े, हम लेस है मैस है कैसे निकालेंगे हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे, अभी आप टेंशन मत लेना, बस अभी आप फॉर्मूले कौन कौन से हम यूज करेंगे वो समझते चले जाओ। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला फॉर्मूला, अगर हम भिन्नों का लैसे निकाल लेंगे तो अंशों का लैस है बटे हरों का मैस है, और अगर हम भिन्नों का मैसे निकालेंगे तो अंशों का मैस है बटे हरों का लैस है। आगे बढ़ते हैं, यदि अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो तो लैसे अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ गए। अभी हमने वो पीछे पढ़ा कि हमारा जो लैसे होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है। लेकिन अगर हमें संख्याएं घात के रूप में दी गई हो तो जो हमारा लैसे कहलाएगा वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड अगर दिए होंगे, कोई एग्जाम्पल अगर आएगा तो उसका एग्जाम्पल हम आगे लेंगे। फिलहाल हमने ये कहा कि देखो यदि अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो तो जो लय से अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होगा ना वही कहलाएगा। इसका उल्टा, जब अभाज्य गुणनखंड दिए गए होंगे तो जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मैसे कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक तीसरा फॉर्मूला है। अगर हमें लय से दिया गया होगा, मैं से दिया गया होगा, और जो जो संख्या है, जैसे दो संख्या होंगी तो पहली संख्या दी होगी और दूसरी संख्या दी होगी, तो उनका आपस में रिलेशन बन जाएगा लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अर्थात हमारे पास ये चार चीजें इस फॉर्मूले में है। कौन कौन सी है, एक लैसे है, एक मैसे है और एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। इन चार में से हमें कोई सी तीन संख्या दे दी जाएंगी और चौथी संख्या को पूछ लेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक सी बातें हमारे लिए इस इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी थी। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर, और प्रश्न में आने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम जो लैस है और मैस है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, लैस है और मैस है दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो दो विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं, दोनों की दो दो विधियां हैं, चाहे हम लैस है की बात करें चाहे हम मैस है की बात करें। एक हमारे पास इधर गुणनखंड विधि को होती है, और इधर हमारे पास होती है भाग विधि।
हम चाहें किसी का भी यूज करें, कुल मिलाकर हमें भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों में से कोई एक हम सीख सकते हैं। हमसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि लय से का तुम गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से निकालो। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो समझने के लिए। मैं बस आपको हिंट कर रहा हूँ कि हम लय से निकालेंगे कैसे। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मैंने एग्जाम्पल लिखा। क्या एग्जाम्पल है? 16, 80 और 48 का लय से बताना है कितना होगा। 16, 80 और 48, इसका लय से बताओ कितना होगा। तो बताओ, कुछ लोग जानते होंगे जरूर क्या होगा। तो बस मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत करी है, बस उनको थोड़ा हिंट मिल जाए कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे। तो देखो ये 16 है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करें। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? 2। जब हम 2 से 16 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8। भाई 2 अट्ठे 16 होता है। अब इस 80 में हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। इस 48 में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर 2 से भाग करा, अब इन संख्याओं को 2 से भाग करते चले जाओ। देखो 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, इधर 2 से भाग करेंगे 20 आएगा, इधर 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 आएगा। फिर से इधर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे, इधर 1, जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक करते चले जाएंगे। इधर हमारे पास 5 और इधर हमारे पास आ गया 3। अब देखो इधर तो 1 आ गया, अब हमारे पास बचा 5 और 3। तो इस 3 को काटने के लिए मुझे 3 से भाग करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरे पास 1 है ही है, ये इधर 5 है ही है, और ये इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास 5 बचा, बस एक बार 5 से और भाग कर देंगे तो सभी के नीचे 1 1 आ जाएगा। तो अब हमारा लैसे क्या हुआ? लैसे हमारा ये हुआ, क्या हुआ लैसे? ये जो हमारा ये जो सारी गुणा हुई आपस में इनकी संख्या होगी, जिस जिस संख्या से हमने गुणा करी है, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सबके आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 कितनी बार है गुणा में? 2 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब इन सबके हम आपस में गुणा कर देंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, और 48 पंजे कितना होता है? 48 पंजे होता है आई थिंक 180। 48 पंजे 180 शायद। शायद नहीं, 180 नहीं होगा, 240 होगा। क्योंकि 50 पंजे 250 होता है, तो 48 पंजे 240 होगा। ठीक है। तो हमारा जो लैसे आया वो कितना आया? वो आया 240। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास था लैसे निकालने की गुणनखंड विधि। दूसरी विधि भी है, हमें विधि से कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये दिया है 16, 80 और 48। तो हम इसमें क्या करेंगे? 16, 80, 48 में इनके सबके फैक्टर कर लेंगे, मल्टीपल। जैसे कि 16 के कर लेंगे इधर। चलिए अगले पेज पे पढ़ा, अगले पे क्या, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि 16 है और इधर ये 80 है, उसके बाद हमारे पास 48 है। तो इस 16 के कैसे फैक्टर कर सकता हूँ मैं? ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 80 के कैसे कर सकता हूँ? 80 के कर सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई 2 से कटा 40 आया, फिर 20 आया, फिर 10 आया, फिर आ गया 5। कितनी बार कटा 80 हमारे पास? चारों बार कटेगा ना। हाँ, एक बार और 2 और आएगा गुणा में, गुणा 5। उसके बाद ये 48 काटूंगा तो 2 से काटा 44, 2 से काटा, सॉरी 2 से काटा 24, 2 से काटा 12, फिर 2 से काटा 6, 2 से काटा तुम्हारा 3। यानी कि इसको काटने के लिए हमें कितनी बार लेना पड़ेगा गुणा में? 2, 4 बार लेना पड़ेगा यहाँ पर भी, और गुणा लास्ट में 3। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम कॉमन लेते हैं, जो कॉमन है उनको तो एक ही बार लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी 4 बार है, 2 यहाँ पर भी 4 बार है, और 2 यहाँ पर भी 4 बार है, तो 4 बार तो गुणा में ले लेंगे ये। और बचेगा क्या? जो बचा उसको भी लेंगे, जैसे कि 5 और 3, इनको भी आपस में गुणा में ले लेंगे। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी घुमा फिरा के लास्ट में वही रह जाएगी ये। जब सबकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का चैप्टर है। चलिए हाँ, जब हमारे पास कोई प्रश्न आएगा हम उसमें समझेंगे कि हम और कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे। चलिए, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो हमारे पास पहला प्रश्न आज की क्लास का, और वो ये रहा। प्रश्न में आपसे कहा गया है, क्या कहा है प्रश्न में कि भाई
ये 8, 12 और 15 का लैस है, बताओ कितना होगा? तो बताओ कितना होगा? ये जो हमारे पास है 8, 12 और 15, इसको हम क्या करेंगे, इधर कोने में लिख लेंगे, जैसे कि हमने पहले वो लिखे थे सारे। इसको मैंने लिख लिया 8 को यहाँ पर, चलो ये 12 हो गया। 8 को मैंने लिख लिया यहाँ, और उसके बाद मैंने लिख लिया 15। तो सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 6, और 15 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इस 15 को ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करा 2 आ गया, 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, और फिर ये 15 तो हो नहीं सकता। जब तक हमारा 2 दी एंड नहीं होता तब तक हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 एंड हो गया, अब हमारे पास बचा 3। अब 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब लास्ट में 5 बचा है, तो बस 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 1 तो है। जब तक हमारे पास डिवाइड करते करते 1 ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो अब हमारे पास इन सबकी गुणा में क्या क्या आएगा, जो हमारा लय से आएगा वो क्या आएगा बताओ? लय से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में ऐसे करके, लय से बराबर वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब इन सबकी हम गुणा करेंगे तो देखो करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे कितना होता है? 24 पंजे होता है 120। अर्थात हमारा जो एलसीएम हुआ 8, 12 और 15 का, वो हुआ 120, ऑप्शन नंबर बी। मुझे पूरा विश्वास है गाइज आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत बेसिक बातें हैं। फिर भी मैंने मेरा धर्म समझा पढ़ाने से पहले कि चूंकि हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो हमें एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए, और एचसीएफ यानी कि दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसको हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें सवाल दिया है कि 3 की घात -8 और 3 की घात -11 और 3 की घात -20, इसका हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। तो देखो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, जब हमें ये अभाज्य, ये देखो 3 अभाज्य है कि नहीं, ये 3 भी अभाज्य है, ये 3 भी अभाज्य है, अर्थात जो आधार है वो तीनों में सेम है, लेकिन जो हमारी घात है वो -8, -11, -20 है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब आधार समान होंगे तो अधिकतम घात जिसकी होगी वो हमारा लसाअ कहलाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर अधिकतम घात तुम्हें कौन सी दिखाई दे रही है? भाई एक तरफ तो हमारे पास 3 की घात -8 है, दूसरी तरफ हमारे पास 3 की घात -11 है, और तीसरी तरफ हमारे पास 3 की घात -20 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है इन तीनों में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये कौन सी बच्चों वाली बात पूछ ली सर तुमने? ये भी कोई पूछने वाली बात है? 3 की घात -20 सबसे बड़ी घात है। आप खुश हो जाओगे, दांत चमकाओगे सफेद सफेद, खुश होने के बाद कि हमने तो ठीक बता दिया, जबकि ये बड़ा सा क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। भाई ऐसे समझो, आपके पास कर्जे के 1 रुपया है, चलो 1 रुपया कर्जा किस पे होता है? 100 रुपये मान के चलो तुमने किसी से उधार लिए। 2 लोग मेरे पास है सपोज, एक के पास तो 100 रुपए का कर्ज है और दूसरे के पास 200 रुपए का कर्ज है। तो इन दोनों में अमीर कौन है बताओ? इन दोनों में बड़ा कौन है? जिसके पास कम कर्ज होगा वही तो बड़ा होगा। तो देखने में संख्या में ये बड़ी लग रही है -200, लेकिन दोनों में अमीर तो ये है ना, क्योंकि इसके पास कम कर्ज है। कर्ज तो दोनों के पास है, लेकिन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे आपस में, तो अमीर हमारे पास वो होगा जिसके पास 100 रुपए का कर्ज है। जिसके पास जितना ज्यादा कर्ज होगा वो उतना ज्यादा गरीब होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 की घात -8 है, यहाँ पर 3 की घात -11 है, यहाँ पर 3 की घात -20 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा लय होगा। यही बात हमने यहाँ पर समझने का प्रयास करा था। देखो ये, यदि यह भाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो तो लय से अधिकतम वाला होगा, अधिकतम घात वाला हमारा लय से होगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात किसकी है बताइए? अधिकतम घात हमारे पास यहाँ पर है -8, अर्थात 3 की पावर -8। तो हमारा जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो हुआ 3 की पावर -8। बहुत ही ट्रिकी सवाल था, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब जब भी एग्जाम में आपका इस टाइप के प्रश्न से सामना होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न ये रहा। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, जब दो संख्याएं हमें दी हो और उन दोनों का लसाअ दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल कहता है दो संख्याओं का लसाअ है 2520 और दो संख्याओं का मसाअ है 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो देखो हमें एग्जाम में हमारा टाइम बचाना है। हमने मन मन में तुरंत अप्लाई करा, एक संख्या में दे दी है, दूसरी संख्या या तो तुम x मान लो या चलो नहीं मानना x, तो हमने मन मन में अप्लाई कर दिया कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसाअ। लसाअ कितना है? 2520 गुणा मसाअ कितना है? 12। तो ये दूसरी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये दूसरी संख्या है। तो ये जो दूसरी संख्या है जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये जो हमारे पास है 2520 गुणा 12, तो ये जो 504 है ये बटे में आ जाएगा कि नहीं? बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई? हमने फॉर्मूला पढ़ा, अगर हमारे पास लसाअ और मसाअ है और एक संख्या है दूसरी संख्या है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर हमारे पास लसाअ दिया है 2520, हमें मसाअ दिया है 12 और हमें पहली संख्या दी है 504 और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। तो हमने मन मन में फॉर्मूला अप्लाई करा, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। हम ये नहीं करेंगे लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस मन मन में फॉर्मूला सोचो और फटाफट उनकी वैल्यू रखते चले जाओ। तो पहली संख्या की वैल्यू 504, दूसरी संख्या हमें निकालनी है बराबर लसाअ हमारे पास 2520 है और मसाअ हमारे पास 12 है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो इधर गुणा में इधर जाके बटे में पहुंच जाएगा। और देखो जहां तक मुझे यकीन है ये 12 से पूरा पूरा विभाजित होता है 504। देखो 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक होता है 48, बच गया 4। और नहीं गाइस पूरा पूरा नहीं होता, तो चलो इसको हम 6 से काट सकते हैं क्या? 6 से शायद 6 से भी नहीं होगा, तो चलो 4 से काट देते हैं। देखो इसको 4 से काटा हमने तो ये कट गया 3 बार। इसको 4 से काटेंगे तो 4 ही कम 4, बच गया 2, हो गया 10, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो गया 24, 4 छंग 24। चलिए उसके बाद हमारे पास ये फिर 3 से काट दो इसको। देखो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या रहा? हमारे पास रहा 2520 बटे 42। जब हम 2520 बटे 42 को आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो फिर से इसको 21 से कटता है क्या, 2 से कटता है क्या? जिससे भी कटे काट दो। तो इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक संख्या है 2520 और बटे में हमारे पास है 42। जब हम इसको 2 से काटेंगे, देखो 4 से ये तो कटता है लेकिन 4 से ये नहीं कट पाएगा, तो हम इसको 2 से काट लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको फिर बाद में कर पाए। जब इसको 2 से काटेंगे, देखो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 जीरो कट गया, लग गया हमारे पास ऐसे, यानी कि 1260 आ गया। इसको जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 21। अब देखो ये 3 से कटता है भाई, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 और फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 1 जीरो और ये कट गया, 3 सत्ते 21। अर्थात जो हमारा अब हमारे पास बचा 4200, यानी कि 4200 नहीं, 420 बटे 7। तो देखो 7 पंजे 35, 7 छंग कितना होता है? 42। उसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 60 हो जाएगा, डी ऑप्शन। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ गया डी, अर्थात जो दूसरी संख्या है वो 60 होगी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में याद आ जाए तो इसको हम बस कैलकुलेशन के माध्यम से तुरंत कर देंगे। लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, देखो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? पहली बात तो ये बताइए आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? देखो हम क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी है, सवाल समझे कि नहीं समझे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर, ये जो 7 घटाया जा रहा है इसकी हम बाद में बात करेंगे।
पहले वो संख्या किस-किस की बात कर रहा है, शेष बची संख्या किस-किस से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, 20 से, 28 से, 35 से और 105 से। तो चूँकि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हमने शुरू में ये बोल दिया था कि सबसे छोटी संख्या की अगर बात करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लसाअ बोलेंगे। तो ये जो संख्या है हमारे पास है 20, 28, 35 और 105, इन सबका हम निकालेंगे लसाअ। और लसाअ निकालने के बाद उसमें 7 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 घटाने की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर जोड़ देंगे। क्योंकि जब 7 घटा के वो संख्या निकलेगी तो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन वो संख्या में से 7 भी तो घटाया है। तो इसलिए हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर हमारा जो 20 है और जो 28 है, उसके बाद जो 35 है और उसके बाद हमारे पास जो 105 है। जब इन सब का हम लसाअ निकालेंगे, तो निकालो फटाफट। देखो इसको मैं 2 से काटता हूँ, तो ये 10 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा और 35 तो कटेगा नहीं, 105 भी नहीं कटता 2 से। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और ये 35 तो डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद हमारे पास 105 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 से तो काम खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई सी भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी क्या? बिल्कुल ये होती है, देखो लास्ट वाली 105, क्योंकि इनके सभी अंकों का मैं जोड़ करूंगा तो 6 आएगा। तो 2 के बाद हमारी अगली संख्या है 3। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और ये 35 भी नहीं होगा, लेकिन 3 से ये 105 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 35 बार। अब 3 से भी कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब 3 के बाद 4 तो हो गए नहीं, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगी, 7 नहीं जाएगा। उसके बाद ये 5 सत्ते होता है 35, 7 बार और ये भी 7 बार जाएगा। लास्ट में हमारे पास 7 7 बचा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 1 1 आ गया। तो हमारा जो लसाअ है वो लसाअ कितना है, अगर मैं यहाँ पर इधर साइड में लिखूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लसाअ इधर साइड में लिखता हूँ, तो हमारे पास जो लसाअ हो जाएगा वो लसाअ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, 12 पंजे कितने होते हैं? 12 पंजे 60 होता है। और जब हम 60 की गुणा इससे करेंगे 7 से तो 6 सत्ते 42 अर्थात 420 आ गया। तो हमारे पास जो लसाअ आया वो आया 420। तो ये तो गाइज हमारा आया लसाअ। हमसे पूछा था कि वह संख्या जो है ना, उसमें से 7 घटाया पहले, 7 घटाने के बाद इन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो 7 घटाया गया, क्योंकि घटाने के बाद ही तो इनसे भाई डिवाइड हो रही है इन सभी संख्याओं से। तो हमें अगर वो संख्या एग्जैक्ट निकालनी है, वो संख्या है कौन सी है, तो हमारा जो ये लसाअ आया है, इस लसाअ में हम 7 प्लस और करेंगे। उसके बाद हम कह देंगे कि हमारी जो वो संख्या है वो है 7 427। ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई? एक बार प्रश्न को मैं फिर से दोहरा देता हूं। प्रश्न ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर 7 घटा के विभक्त कर गया है संख्या को, तो हमने एलसीएम निकाल लिया इन सारी संख्याओं का। हमारे पास एलसीएम आ गया 420। और चूंकि 7 घटाने के बाद ये 420 आया था ना, इसमें हम 7 और जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 427। मुझे फ्रेंड्स पूरा यकीन है कि आप बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम थोड़ा-सा आगे अपना लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे लसाअ कैसे निकालते हैं। हालाँकि ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इस टाइप के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने भी में से निकालना नहीं सीखा, तो चलिए एक बार में से निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि संख्या आपके सामने है 1872 और 1584 और 336 का हमें बताना है में से कितना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं में से, पहले हमें ये पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, शुरू की दोनों संख्याएं लो, इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे भाग करते हैं। छोटी संख्या कौन सी है? 1584। इस 1584 को हम इस 1872 को भाग करेंगे। कितनी बार भाग जाएगा? एक ही बार जाएगा। भाई 1584 को हम एक बार भाग करेंगे गुणा, तो यही तो आएगा। घटा दो। घटाने के बाद देखो इधर हम कैरी ले लेंगे हासिल,
12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 6 बचा। फिर से इधर हासिल हो गया, 16 में से 8 गया तुम्हारा 8 ही बचा। यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। हमारे पास रह गया 288। अब इस 288 के सामने फिर से भाग का चिन्ह लगा दो। भाग का चिन्ह लगाने के बाद ये जो संख्या हमारे पास, ये जो जिससे हमने भाग करी थी, ये 1200, ये जो 84 था, सॉरी 1584, इसको फिर से यहाँ पर लिख दो। अब इस 288 से इसको भाग दो। तो जब हम 288 से इस 1584 को भाग देंगे तो लगभग लगभग शायद 5 बार चला जाएगा। हाँ बिल्कुल। और 5 बार जाने के बाद कितना हो जाएगा जब इसके हम गुणा करेंगे, तो देखो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 44 यानी कि 14। तो हमारे पास आ गया 1440। अब जब हम इनको आपस में घटा देंगे तो कितना आएगा घटाने के बाद, देखो 4 में से 0 गया 4 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। शेषफल हमारे पास बचा 144। फिर से यहाँ भाग का निशान लगा दो। और अब हम भाग दे रहे थे इससे 288 से, तो यहाँ पर हम 288 उतार देंगे फिर से। अब इस 288 को इसे 144 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 144 दूनी 188 होगा। तो हम शेषफल हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। तो अभी तक हमारे पास इन दोनों संख्याओं का जो में से आया, इन दोनों का शुरू का, वो आया 144। अगर सिर्फ हमें इन्हीं दो संख्याओं का में से बताना होता तो हम कह देते 144 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये तीसरी संख्या भी तो है, बताओ है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इस 144 को, इस 144 से हम भाग करेंगे 360 से, 336 से। तो करो, देखो यहाँ पर मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हमें जो हमारा जो में से है इधर 144, इस 144 से हम फिर से भाग करेंगे किसको, जो अगली संख्या हमारे पास है 336 है। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाने के बाद कितना हो जाएगा 288। इनको घटाएंगे तो यहाँ से हासिल हो गया, यहाँ से हो गया 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 48 बचा। अब यहाँ फिर भाग का निशान लगा दो। अब ये 144 यहाँ उतार लो। फिर इस 48 को, 48 से हम 144 में भाग करेंगे तो देखो पूरा पूरा हमारा ये 3 बार चला जाएगा। 48 या 144 होते हैं। लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो अंत में हमारे पास कौन सी संख्या रही, अंत में हमारे पास बचा ये 48 जिससे हमने भाग करी। यही 48 हमारा इन तीनों संख्याओं का में से हो गया। ये में से निकालने की भाग विधि थी। बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई। मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर से एक बार बता दूं, हमारे पास 3 संख्याएं थी, इनका में से तुमसे पूछा गया था, तो हमने जो शुरू की 2 संख्याएं थी उनको लिया, और इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या थी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना शुरू करा। जैसे कि छोटी संख्या हमारे पास थी 1584। इस 1584 को हमने भाग दिया 1872 को, एक बार गया, इतना बचा। फिर हमारे पास शेष बचा 288। अब ये जो 288 बचा, इससे भाग करनी है, किसको भाग करनी है, इसको। अर्थात जो हमारा भाजक है वो इधर भाज्य बनता चला जाता है। शेषफल को भाजक बना देंगे और जो हमारा भाजक है उसको भाज्य बना देंगे। यही साइकिल हमारी चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना रह जाए। और जो लास्ट में हमारा भाजक होता है वही हमारा में से कहलाता है। जैसे इन दोनों संख्याओं का में से हमारे पास आया 144। अब चूंकि हमारे पास तीसरी संख्या भी है, तो इस तीसरी संख्या को इस 144 से ही भाग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। 144 से 336 को भाग दिया 2 बार, 288 आया, घटाया तो 48 आया। फिर से 48 का ये हमारा भाजक बन गया और 144 हमारा भाज्य बन गया, और 3 बार इसको हमने डिवाइड कर दिया पूरा पूरा। तो हमारा जो में से रह गया वो रह गया 48, 48। चलिए गाइस, बहुत ही आसान सवाल था। मैंने सोचा कि एक बार आपको ये सवाल रखना चाहिए ताकि ये तो समझ हो कि में से और ले से निकालते कैसे हैं। अब हमारे प्रश्नों पर चलते हैं, जो काम काम के प्रश्न होंगे, अब उनकी हम शुरुआत करते हैं। देखो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न, बच्चे देख के डर जाएंगे। सवाल में पूछा है 5/27, ये बटे का चिन्ह है गाइस, कॉमा 35/81 व 20/21 का लेस है, बताओ। तो ये भिन्न दे दी कि नहीं, ये पहली भिन्न दे दी हमें 5/27, दूसरी भिन्न दे दी 35/81, और तीसरी भिन्न दे दी 20/21। इसका हमसे पूछा लैसे बताओ। तो लैसे का फॉर्मूला जब हमें भिन्न दी होगी, हमने क्या सीख रखा है, लैसे का फॉर्मूला ये है कि हम अंशों का निकाल देंगे लैसे। जो अंश है ये
तो उसका हम निकाल देंगे लेस है, अर्थात अंश अंशों का लेस है। और जो हमारे पास हर है, उन हरों का हम क्या निकाल देंगे, में से। तो अंशों का पहले लैसे निकालो। अंश कौन कौन से हैं? इस वाली पहली भिन्न में अंश क्या है, 5 है भाई। ये जो 27 है ये हर है, और ये जो 5 है ये अंश है। तो हम पहले लैसे निकाल रहे हैं, वो भी अंश होगा। तो पहली भिन्न में हमारे पास अंश 5 है, दूसरी भिन्न में हमारे पास जो अंश है वो 35 है, और तीसरी भिन्न में हमारे पास जो अंश है वो कितना है, 20 है। तो जब हम इनका लैसे निकालेंगे तीनों का, तो कितना आ जाना चाहिए, चलो निकाल ही लेते हैं। शायद 120 40 के आसपास आना चाहिए। देखो 20 से डिवाइड करते हैं इसको हम, क्योंकि 5 तो डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे रहने दो। 35 नहीं होगा, इसको ऐसे रहने दो। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, चलो ठीक है। फिर 2 से 5 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, लेकिन 10 तो होगा। कितनी बार होगा, 5 बार होगा। फिर अब देखो 3 से तो नहीं होगा, सीधा 5 ही होगा। 35 नहीं होगा, 35 को ऐसे ही लिखने दो। अब हमारे पास ये, सॉरी 5 तो हो जाएगा ना ये, मतलब 5 से 35 हो जाएगा कितनी बार, 7 बार। 5 7 35 होता है ना, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 बार। तो अब हमारे पास लास्ट में जो बचा वो 7 ही बचा, और 7 से इसको काट देंगे तो 1 1 1। तो हमारा जो लय से आया वो कितना आया, हम यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा अंशों का लय है, तो अंशों का लय है कितना आ गया, ऊपर गुणा में कर दो सबकी। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए, और बटे में हम हरों का मैं से निकालना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हर है 27। मैं पेन चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली वाली जो भिन्न है, यहाँ पर हमारे पास जो हर है वो 27 है, यहाँ पर 81 है, और यहाँ पर है 21। तो हमने शुरू के दो हर पकड़ लिया, अर्थात 27 और 81। इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 27। इस 27 से हमने भाग करी 81 में, तो पूरा पूरा 3 बार चला जाएगा। 27 या होते हैं 81। तो अभी तक हमारे पास जो एमसीएम है दोनों का, वो क्या है, वो हमारे पास है 27, अर्थात एचसीएफ जो है में से वो 27 है। अब 27 और 21 में कौन छोटा तुम्हें नजर आ रहा है, 21 छोटा नजर आ रहा है मुझे। तो इस 21 से भाग करो 27 को, कितनी बार जाएगा, 21 ही कम 21। घटाएंगे कितना आएगा, 6। और ये जो हमारा 21 है इसको उतार लो। 6 कितने होते हैं, 18। घटाएंगे कितना आएगा, 3। अब फिर से तुम करो, 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास जो में से आया वो कितना आया, 3 आया। तो लय से हमारा ऊपर गुणा में मैंने लिख दिया, और में से हमारा नीचे आया, ये कितना आया, 3 आया। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट क्या करना है, ऊपर वालों की गुणा कर दो। अगर ये 3 कटता किसी से तो काट देते, लेकिन नहीं कटता, तो बस गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 2 दूनी होता है 4, 4 पंजे होता है 20, और 20 सत्ते होता है 140। तो हमारे पास जो अंशों का लय से आया वो आया 140, और जो हरों का में से आया वो आया 3। और हमें जो ये भिन्न दी है फॉर्मूले के हिसाब से, हमारा इस पूरी भिन्न का ये क्या आया, हमारा ये पूरी भिन्न का आया लैस है। क्योंकि अगर हमें लैसा निकालना होगा तो हम अंशों का लैसा लेते हैं और हरों का मैसा लेते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल में क्या कहा, हमसे सवाल में ये तो कहा लैसा बताओ। तो जब हमें भिन्न का लैसा निकालना होगा तो अंशों का लैसा बटे हरों का मैसा। याद करो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 1745 को भाग देने पर क्रम से 5 व 6 शेषफल बचता है। 5 और 6 शेषफल बचता है, अर्थात इसका तो शेषफल 5 बचेगा और इसका बचेगा 6। तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हुआ, में से हुआ। लेकिन शेषफल जितना बचा, इसमें से पहले ये 5 घटा देंगे क्योंकि 5 शेषफल बचता है, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 6, क्योंकि 6 शेषफल बचता है। घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, घटाने के बाद जब हम 804 में से ये 5 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 799। और यहाँ पर जब हम 1745 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1739।
अब इन दोनों का हम में से निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही सवाल को फिर से पढ़ो। वह कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेषफल बचता है। वो ये कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी अगर उस संख्या में हम 804 से भाग करें तो शेषफल 5 बचना चाहिए, और अगर उसी संख्या को हम 1745 से भाग करें तो शेषफल 6 बचना चाहिए। तो जब इस 804 से भाग करने पर शेषफल 5 बच रहा है तो हमने पहले इस 5 को यहां से माइनस करा, हमारे पास आ गया कितना, 729। उसी प्रकार इस 1745 से भाग करने पर हमारे पास शेषफल बचता है 6, तो हमने यहां से -6 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1739। अब हम क्या करेंगे, ये जो 799 है और ये जो 1739 है, इनका हम आपस में क्या निकाल देंगे, में से निकाल देंगे, और में से निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालो जरा। जैसे ये 799 है, इससे हमें भाग करनी है 1739 को। चलो करो जी। तो बताओ कितनी बार चला जाएगा ये 799 1739 से। तो ये हमारे पास देखो 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी 14 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, तो लगभग 2 बार चला जाएगा कि नहीं। तो जब ये 2 बार जाएगा तो जरा करो, 2 नम होते हैं 18, हासिल एक, 2 नम 18 और एक हासिल का 19, हासिल एक, फिर 2 सत्ते 14 और एक 15, घटाओ, घटाने के बाद 9 में से 8 गया, एक बचा, यहाँ से हमने हासिल ले लिया 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। किसी को कोई दिक्कत। अब हमने यहाँ पर भाग का निशान लगा दिया, और ये जो हमारा भाजक था इधर 799, इसको हमने इधर उतार लिया। अब हमारे पास सवाल हो गया कि 141 से हमें भाग करनी है कितने को, 799 को। तो जरा करो, जब हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो भाई लगभग 150 समझ लो तुम। तो 150, 300, 600, 750, लगभग लगभग 5 बार तो चला ही जाएगा। हो सकता है 6 बार भी चला जाए। तो एक बार हम इसको यहाँ पर रफली करके देखते हैं। अगर मैं 5 बार इसको लेता हूँ तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7। हाँ ठीक है, 5 बार जाएगा। तो देखो जब 5 बार जाएगा तो देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। घटाओ फिर से। जब घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से ये 0 जाएगा तो इतना बचेगा। अब यहाँ पर फिर से हम भाग का निशान लगा दिया, 141 हमने ऐसे ही उतार लिया, फिर से इसको भाग करो। जब हम 94 से भाग करेंगे 141 में तो कितना आएगा बताइए। 94 से भाग करेंगे 141 में तो एक ही बार तो जाएगा, ठीक है। फिर से घटाओ, यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, यहाँ से हो गया 13, 13 में से तुम्हारे पास ये बचा कितना, 47। फिर से यहाँ भाग का निशान लगा दो, और ये जो 94 है इसको उतारो, और देखो ये 47 से 2 बार जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 94 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये पूरा कट के 0 रह जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट वाला भाजक बचा वो क्या बचा, लास्ट वाला हमारे पास भाजक बचा 47। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 47। इसका मतलब समझे क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 804 में इस 47 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5, और अगर इस 1745 को हम 47 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 6। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा सा सवाल था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कैसे ब्लैंक हुआ गाइस, एक सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये ब्लैंक पेज छूट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, ये बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बताओ 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हों। सिंपल सा सवाल इसने ये किया है। तो जब भी ऐसा सवाल होगा हम इन दोनों संख्याओं का लय से ले लेंगे, और देखो लय से आ जाएगा इसका 35। कितना आ जाएगा, लय से जब हम दोनों का इनका हम लिया तो हमारे पास लय से आ गया 35। अब हमें ये बताना है कि अब देखो 35 आया लय से
इसका मतलब ये हुआ कि ये 35 5 से भी विभाजित होगा और ये 7 5 से भी विभाजित होगा, और जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, ये इन दोनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 35। सबसे छोटी संख्या 35 है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो हमें ये बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी 1 से लेकर 100 तक। तो एक संख्या तो ये खुद 35 हो गई। अब हम गुणा करते चले जाएंगे। देखो 35 गुणा 1 करेंगे, पहली संख्या तो हो गई हमारे पास 35, अर्थात वो तो खुद 35 ही हो गई पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारे पास, इसको 2 से गुणा कर दो तो 35 दूनी कितने होते हैं 70। तीसरी संख्या जब हम निकाल लेंगे 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा। लेकिन हमें तो बताना है 100 तक। तो हमारे पास ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हुई जो 5 और 7 से दोनों से विभाजित होंगी? तो पहली संख्या तो हमारे पास हुई 35 और जो दूसरी संख्या वो हमारे पास हुई 70। तो टोटल कितनी हुई 1 और 2, अर्थात 100 तक ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। और अगर कोई तुमसे पूछे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं तो आप तुरंत जवाब दे देना, पहली संख्या 35 है और दूसरी संख्या 70 है। आप कह देना इसके आगे भी बताऊं क्या, 35 का पहाड़ा पढ़ते चले जाना, वो सारी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित होंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सवाल, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित। तो आप इसका ध्यान रखिए, ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे भी अच्छा एग्जाम में आने वाला प्रश्न, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न ये कहता है कि 3 घंटियां क्रम से 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेगी? भाई 3 घंटियां हैं जो 12 मिनट के बाद बजती है, 15 मिनट के बाद बजती है और 18 मिनट के बाद बजती है। और फिर हमें ये बताया गया कि वो तीनों घंटियां एक साथ 9 बजे बजी। 9 बजे तीनों घंटी एक साथ बजी, उसके बाद जो एक घंटी है वो 12 मिनट बाद बजती है, दूसरी 15 मिनट बाद बजती है और तीसरी 18 मिनट के बाद बजती है। अब हमसे सवाल ये किया गया है कि ये बताइए अब वे फिर से तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही डरावना सवाल देखने में लगता है, लेकिन जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो हमें संख्याएं दी हैं 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट, इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो इनका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 12, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं 12, 15 और 18। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से मैं जब मुझे 2 से विभाजित करना होगा, भाई 2 छंग 12 होते हैं, 15 नहीं होगा उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद इस 18 को 2 से विभाजित करने के लिए 9 से, यानी कि 2 9 18 होता है, फिर 2 से विभाजित करो, 2 तिया 6, ये नहीं हो पाएगा ऐसे लिख दो, 9 नहीं हो पाएगा ऐसे लिख दो। अब देखो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर से 3 से विभाजित कर दो, एक तो ऐसे रहने दो, 5 नहीं होगा ऐसे रहने दो, 3 एकम 3, अब लास्ट में बचा 5, 5 से विभाजित कर दो, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही। तो हमारे पास जो लय से आया वो कितना आया? लय से आया, इनकी सबकी गुणा कर दो। देखो यहीं पर गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे पास फिर जगह कम रह जाएगी। देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, 12 तिया 36 होता है, और जब मैं 36 और इसकी गुणा करूंगा 5 की तो शायद 180 आ जाएगा। 36 गुणा 5, देखो 5 छंग होते हैं 30, 30 का 0 हासिल 3 और 5 तिया 15 और 3 80, हाँ ठीक है 180 आ गया। तो हमारे पास इन तीनों संख्याओं का आ गया, जब हमने 36 की 5 से गुणा करी तो 180 आ गया। टोटल हमारे पास जो एलसीएम आया इन तीनों संख्याओं का 12, 15 और 18 का, वो आया 180। अब ये 180 क्या है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमें समय दिया है ये 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट, ये मिनट है। ये क्या है, ये मिनट। इतने मिनट के अंतराल पे बजती हैं वो घंटियां। तो हमारी ये 180 मिनट हैं। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीनों घंटियां हैं वो एक साथ 180 मिनट के बाद बजेंगी। अगर वे सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है, सुबह प्रातः 9 बजे वो तीनों एक साथ घंटी बजी। अब हमें ये बताना है कि अब 9 बजे के बाद वे तीनों एक साथ किस समय बजेगी, हमें इतना बताना है।
तो हमने ये लैसे ले लिया और लैसे निकालने के बाद हमें पता चला कि ये तीनों घंटियां एक साथ 180 मिनट पर बजेंगी, 180 मिनट के बाद बजेंगी। मिनट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो मिनट में दिया है। अगर ये समय हमें सेकंड में देता तो यहाँ पर हम इसको सेकंड कह देते। चूंकि ये मिनट में दिया है टाइम, तो हमारा जो एलसीएम आया वो भी मिनट में आया। तो अब मुझे ये बताइए, इस 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? भाई, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 होती है। तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? 180 को जब मैं 60 से भाग दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 180 मिनट में कितने घंटे आ जाएंगे? 180 मिनट में हमारे पास आ जाएंगे 36 18, अर्थात 3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे बाद वो तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। अब ये बताओ, अभी 9 बज रहे हैं तुम्हारी घड़ी में, 3 घंटे बाद कितना समय होगा? भाई, 9 बज रहे हैं अभी, 9 3 घंटे बाद कितना समय होगा? 3 घंटे बाद 12 बजेंगे। तो हम ये कह देंगे कि वो तीनों घंटियां जो एक साथ बजेगी, 12 बजे बजेंगी, अर्थात 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये हमारे लैसे और मैसे का, ये समझो कि बहुत कोर सवाल है। और ऐसा सवाल लगभग हर एग्जाम में, अगर लैसे मैसे से लेकर कोई सवाल बनता है तो पूछना लाजमी है। एग्जामिनर के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आएगा। या इससे पहला जो हमने किया कि इतना शेषफल बचेगा, उतना शेषफल बचेगा, या भिन्न पर आधारित बोल देगा, लैसे निकालिए मैसे निकालिए। तो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सारे पहलू को टच करते हुए चलें। जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर बखूबी रिसर्च करी जाती है। तत्पश्चात एक अच्छा सा आपके लिए क्लास तैयार की जाती है। तो मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूँ कि आप अपना नोट्स बनाते चलें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं और बहुत ही वैरायटी के साथ पढ़ रहे हैं, बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं। आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। और अगला प्रश्न देखो, ये रहा। प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती हो। देखो, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब हुआ कि हमें लैसे निकालना है। अब बताइए, इसका लैसे मुझे निकाल के तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? अब तो आपने सीख ही लिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका आ जाएगा 1470। आप चेक करना, आपका काम है। चेक कैसे करना है? बस इनका लैसे लेना है, लैसे लेने के बाद इनका 1470 आना चाहिए। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी वो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो उसका मतलब है लैसे निकालना है। अगर वो इसमें कुछ कारस्तानी करता प्रश्न में कि भाग देने पर क्रम से इतना शेषफल बचे, तो हम फिर जोड़ तोड़ करते, जैसे कि हमने पिछले सवालों में किया है। वो डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर कि कह क्या रहा है। लेकिन ये बहुत सिंपल सा सादा सा प्रश्न हमारे सामने रख दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती हो। तो हमें क्या करना था? इन तीनों का लैसे लेना है और लैसे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आंसर नंबर ए, अर्थात 1470। इनडायरेक्टली आपको इसमें लैसे निकालना है और अपना आंसर आपको चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल गाइस। प्रश्न नंबर 11, एक इंपॉर्टेंट सवाल। पढ़ते हैं क्या है। देखो, इशिका अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती है। तो हमें यह बताना है उसकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं। भाई, समझे सवाल कि नहीं समझे? इशिका का जन्मदिन है, उसने अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 75 तो पेंसिल बांटी और 60 बांटी रबड़। तो हमें यह बताना है कि उसकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं। तो कुछ समझ में आया इसमें लैसे निकालना है कि मैसे निकालना है? देखो, मैंने शुरुआत में आपको बहुत क्लियर करा था। आपको लगता होगा कि हम जो शुरू में बेसिक चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, तुम्हें लगता होगा कि हमारा उसमें टाइम वेस्ट होता होगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको अंतर बताया था शुरुआत में, पहला ही अंतर मैंने आपको बताया था, ये बांटने के लिए हम मैसे का यूज करते हैं। समझे नहीं? यहाँ पर बराबर जोड़ने के लिए या कुछ और करने के लिए, घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मैसे का यूज करते हैं वो बांटने के लिए करते हैं। अगर कोई चीज किन्हीं व्यक्तियों के बीच में बांटी जा रही है तो उसका हम जो समाधान निकालते हैं वो मैसे के माध्यम से निकालते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको अंतर बताया था, हम लैसे कहाँ यूज करेंगे, मैसे कहाँ यूज करेंगे। एग्जाम्पल दे दे के समझाया था। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ शुरुआत में, क्योंकि हमारी जो बेसिक बातें हैं
वो इतने अच्छे से हमारे क्लियर हो जाए कि हम फिर प्रश्न में इल्झे ना। तो इस प्रश्न को आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि इसमें बाँटने की बात हो रही है, मतलब में से निकालना है। किस-किस का में से निकालना है? 75 का और 60 का। तो 75 और 60 का में से निकाल लो। छोटी संख्या कौन-सी है? 60। इस 60 से भाग करेंगे 75 को, करो। 60 ही कम 60। कितना बचा शेषफल? 15 बचा। फिर से यहाँ से भाग का निशान लगा दो और ये 60 उतार दो। देखो 15 चौका होता है 60, शेषफल 0 बचा। तो हमारा जो में से आया वो कितना आया? हमारा जो में से आया वो आ गया ये 15। ठीक है जी। तो उसकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? अधिकतम 15 छात्र हैं। समझे? इसी का अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर-बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बाँटती है। तो हमें ये बताना था उसकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं, ये था प्रश्न नंबर 1। कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ। तो ये था प्रश्न नंबर 1। अगर मैं इसी में प्रश्न नंबर 2 जोड़ना चाहूँ, तो वो ये जुड़ सकता है कि उसने प्रत्येक छात्र को कितनी रबड़ बाँटी? प्रत्येक छात्र को कितनी रबड़ मिली? बताओ कितनी रबड़ मिली? टोटल रबड़ कितनी बाँटी इशिका ने? टोटल रबड़ बाँटी है 60 और टोटल बच्चे कितने हैं? 15 हैं। जब हम 60 को 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अर्थात इशिका ने प्रत्येक छात्र को 4-4 रबड़ बाँटी। इसी में तीसरा सवाल आ सकता था कि प्रत्येक छात्र को कितनी पेंसिल मिली? तो टोटल पेंसिल कितनी बाँटी इशिका ने? 75। टोटल बच्चे कितने हैं? 15। तो जब हम 75 को 15 से भाग करेंगे तो 15 पंजे होता है 75 अर्थात 5। अर्थात इशिका ने प्रत्येक बच्चे को 4 तो रबड़ दी और 4 पेंसिल दी। अब तुमसे वो दोनों भी पूछ सकता था अगला प्रश्न बना के कि ये बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी रबड़ और कितनी पेंसिल मिली? कॉमा लगा-लगा के तुम्हें वो ऑप्शन दे देता। जैसे कि 3 रबड़ मिली, 4 पेंसिल मिली, 4 रबड़ मिली, 5 पेंसिल मिली, 5 रबड़ मिली, 6 पेंसिल मिली और 6 रबड़ मिली, 7 पेंसिल मिली। ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसी एक प्रश्न में किसी भी तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 देखो फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछा है 2/7 और 4/17 का में से बताना है। 2/7 और 4/17 का क्या बताना है? में से बताना है। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या सीखा, जब हमें भिन्न दी गई हो और हमें भिन्नों का में से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अंश होते हैं तो हम अंशों का तो निकालते हैं में से, अंशों का में से, और बटे हरों का क्या निकालते हैं? हरों का लय से। ये हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा है। देखो याद करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर वो हमसे भिन्न का में से पूछेगा तो हमें हर का में से निकालना है, सॉरी अंश का में से निकालना है। और अगर वो लय से पूछेगा तो अंश का लय से निकालना है। जो पूछता है उसको ऊपर वही निकालना है, अर्थात अंश का। तो बताइए यहाँ पर 2 और 4 का में से कितना हो जाएगा? 2 और 4 का में से 2 ही हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2 और 4 का में से हो जाएगा 2। भाई यहाँ पर अंश कौन कौन है? अंश यहाँ पर एक 2 है और एक यहाँ पर 4 है। तो दोनों का जो में से हो जाएगा 2 व 4 का, वो कितना होगा? 2 व 4 का में से 2 ही होगा। उसी प्रकार जब हम 17 और 7 का लय से निकालेंगे, देखो दोनों अभाज्य संख्या है, ना तो 7 कटेगा किसी से ना ही 17 कटेगा किसी से। तो दोनों का जो हमारे पास लय से आ जाएगा, दोनों की गुणा कर दो। 17 सत्ते कितना होता है? 119। तो दोनों का लय से आ गया 119। तो हमारे पास में से आ गया अंशों का में से। मैं और यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने निकाला अंशों का में से और ये मैंने निकाल दिया नीचे हरों का लय से। तो हमारे पास अंशों का में से आ गया 2 और हरों का लय से आ गया 119। हमारे पास फॉर्मूला ये है कि अगर हमें किसी भिन्न का में से निकालना होगा तो हम अंशों का में से निकालेंगे, हरों का लय से निकालेंगे। तो अंशों का में से हमारे पास 2 आ गया और हरों का लय से हमारे पास आ गया 119। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 2/119।
बताइए कहीं किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। देखो बहुत ही आसान सवाल। इसमें कहा है कि 30, 36 और 90 हमें तीन संख्याएं दी हैं। 30 दिया है, 36 दिया है और 90 दिया है। और हमसे ये पूछा है कि इनके लैसे और इनके मैसे में अंतर बताओ। तो आप क्या करोगे? पहले इनका लैसे निकालोगे, फिर इनका मैसे निकालोगे, और दोनों का जो अंतर आएगा, अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है, उसको हम अंतर कहते हैं। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, वही अंतर कहलाता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका काम है चेक करना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका काम है, चेक कर लीजिए। अगर आपको लैसे निकालना आ गया तो लैसे बहुत आसान है निकालना। बच्चों वाला सवाल है, जिसको लैसे में से आता निकालना। पहले इनका लैसे निकालिए, फिर इनका में से निकालिए और दोनों का अंतर करिए। हमारा जो आंसर आ जाएगा 174 आ जाएगा। ये आपका काम है, आप इसको चेक करिए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से गाइस, मैंने दोबारा ये प्रश्न आपको लिया है इसकी इंपॉर्टेंसी को देखते हुए, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये लेस है मैस है का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या कहा है प्रश्न में। प्रश्न में हमसे पूछा है कि 3 घंटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट सवाल। प्रश्न में कहा है 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड के बाद क्रमशः बजती हैं। यदि वे पहली बार प्रातः 8:35 पर एक साथ बजी हो, 8:35 पर एक साथ बजी हो, तो सबसे पहले अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी? इनडायरेक्टली जो हमने पिछले वाला सवाल किया, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है। बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ इस बार जो हमें टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है। हम जब 12, 15 और 18 का लैसे निकालेंगे तो निकालने के बाद जो आएगा वो सेकंड में आएगा। तो देखो निकालो। यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 18। तो 2 से डिवाइड करता हूं मैं 12 को, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आएगा। 15 तो नहीं होगा, इसको ऐसे लिखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तिया 6 होता है। 15 नहीं हो पाएगा तो ऐसे लिख दिया। 9 नहीं हो पाएगा ऐसे लिख दिया। अब 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 तिया 9 होता है। फिर से 3 से डिवाइड कर दो, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 हो गया। फिर से 3, अब 3 से तो होगा नहीं, सीधा 5 से होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो लैसे कितना आया अगर मैं यहाँ पर इनकी गुणा करके लिख दूं, डायरेक्ट यहीं पर गुणा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा जितना भी होगा। देखो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। अभी हमने शायद पिछले सवाल में किया था। देखो 36 पंजे 180 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 छंग 30 का 0 हासिल 3 और 5 तिया 15 और 3 18, बिल्कुल 180 आ गया। और ये 180 क्या आया? 180 आया सेकेंड। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि वो जो तीनों घंटियां एक साथ अब बजेंगी वो 180 सेकंड के बाद बजेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें टाइम दिया था वो सेकंड में दिया है ये वाला। तो हमारा जो लय से आया वो भी सेकंड में आया। इसका मतलब ये हुआ कि 180 सेकंड के बाद हमारी तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो फिर से वही, इसको हम मिनट में बदलना चाहते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 180 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मिनट। अर्थात वो जो तीनों घंटियां हैं वो 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो अभी एक साथ कब बजी थी? अभी एक साथ बजी थी वो 8:35 पर। अब ये बताइए 3 मिनट बाद कितना टाइम होगा? भाई आपकी घड़ी में 8:35 हो रहे हैं इस समय। तो 3 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा? इसमें 3 मिनट और जुड़ जाएंगे, अर्थात 8:38 होगा कि नहीं होगा? बताइए किसको समझने में समस्या है? ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत गाइस इसमें? बहुत ही अच्छा सवाल था। और एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न के अलावा अधूरे होते हैं। अगर एग्जामिनर एलसीएम एचसीएफ में से कोई सवाल बनाना चाहेगा और इस प्रश्न के बारे में ना सोचे, ऐसा इम्पॉसिबल है।
हमने जितने भी लास्ट के ये 10 क्वेश्चन के आसपास करे हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो हमें सभी को बराबर ध्यान से देखना है, बार-बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये घंटी वाला हो गया, जैसे कि भिन्नों का कभी-कभी लैसा पूछ लेता है, या फिर जैसे कि शेषफल इतना बचा तो बताइए, या फिर जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये तुम्हारा लैसे और मैसे पर आधारित जो नंबर सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ। अब आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको जैसे कि बार-बार बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये एक फिर से मैंने आसान सा प्रश्न आपके लिए एसडब्ल्यू में, क्योंकि हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न हमारी परंपरा के मुताबिक आपका एचडब्ल्यू। तो आप इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन नंबर आपको ए लगता है तो ए बताइए, बी लगता है तो बी बताइए, सी लगता है तो सी बताइए, और डी लगता है तो डी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदाई लेता हूँ, और हर रोज की तरह विदाई लेने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर भी करिए ताकि अन्य लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।